Hello dear students, now let's start with your next chapter number 8, span of management. What is span of management, or you can say span of control? Span of management means जितने आप बंदे सुपरवाइज करते हो, मतलब कि आपके अंडर कितने बंदे हैं, सबॉर्डिनेट्स कितने हैं, ठीक है। तो कैसे आपने उनको कंट्रोल करना है, ये इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। कि आपके पास कितने आगे सबॉर्डिनेट्स हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए, मतलब कि एक लिमिटेड नंबर होनी चाहिए कि आप, ठीक है, इतने आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स होने हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितने ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स आपके इंक्रीज नंबर होंगे तो मैक्सिमम 5-6 यू कैन से 10 आपके सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए, ताकि आप उनको कंट्रोल अच्छे से कर सको। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ग्रेकुनेस थ्योरी। इसमें क्या है कि मैथमेटिकली शो किया है उसने कि नंबर ऑफ डायरेक्ट ग्रुप और क्रॉस एग्जिस्ट बिटवीन द मैनेजर एंड हिज सबॉर्डिनेट्स। The number of these relationship increase with the increased number of subordinates. He said that executive having 4 subordinates under him is required to deal with 4 direct single relationship, 12 cross relationship and 28 group relationship. That is in 44 relationship. इसमें उन्होंने मैथमेटिकली बताया गया है कि कितना उनको कैसे मैनेज करना पड़ता है। मतलब कि जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कि उसके अंडर अगर 4 बंदे काम कर रहे हैं तो सिंगल डायरेक्ट ले, और 12 क्रॉस रिलेशनशिप, ठीक है, और किसी के साथ उसको, और 28 ग्रुप रिलेशनशिप उसको, और इन टोटल उसको कितना करना पड़ता है, 44 रिलेशनशिप ही हैज़ टू मैनेज, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है, एक तरह से बताया गया कि कितने आपके अंडर अगर पर्सन होंगे तो आपको कितना मैनेज करना पड़ेगा, कितनी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, कितना रिलेशनशिप मैनेज करने पड़ेंगे, वो चीज़ें हैं। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। द नंबर ऑफ पर्सन एंड एग्जीक्यूटिव सुपरवाइज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए कि जितने पर्सन आप सुपरवाइज करते हो वो उस चीज़ का आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। इफ़ द स्पैन इज़ लार्ज इट मीन्स दैट फ्यूअर लेवल्स आर नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल लार्ज है तो आपको क्या है, लेवल्स आपके कम होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। द स्ट्रक्चर वुड टेंड टू बी फ्लैट एंड वाइड, presumably the possibility of communication blockages would be minimized because more people report directly to the टॉप एग्जेक्टिव। तो इसमें क्या है कि जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होएगा वो फ्लैट होएगा, मतलब कि एक ही बंदे को आप जाके रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके अंडर सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कम होता है। तो इसको हम वाइड स्पैन भी कह सकते हैं। वाइड स्पैन ऑफ सुपरविजन मेनली क्या होता है, व्हेन द स्पैन ऑफ सुपरविजन इज़ वाइडर the number of executive needed to supervise the workers will be less. They will be make the organization structure wide. Such a structure would be less expensive because less overhead cost of supervision. मतलब कि एक बंदे के अंदर अगर ज़्यादा बंदे काम कर रहे होंगे तो सुपरविजन कॉस्ट कम पड़ती है, मतलब कि आपको ज़्यादा बंदे एम्प्लॉय नहीं करने पड़ते सुपरविजन के लिए। ये फ्लैट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, या वाइड स्पैन ऑफ सुपरविजन बोलते हैं। फिर आता है टॉल स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होएगा कि फर्दर आपके अंडर बंदे आगे, फिर उसके अंडर फिर मतलब कि ज़्यादा लेवल्स होते हैं यहाँ पे सुपरविजन के। बट इसमें क्या एडवांटेज है कि आप नैरोली बहुत थॉरली आप उस चीज़ को सुपरवाइज कर सकते हो। जो एरर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे कम होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप आपका सबॉर्डिनेट्स के साथ ज़्यादा होएगा, कोई भी प्रॉब्लम है वो इजीली फाइंड आउट होगा। बट कुछ इसमें कंट्रोवर्सीज भी हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टाइल ऑफ डिसीजन हैज़ टू इनएविटेबल बियरिंग ऑन क्वेश्चन लेटिंग नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन सुपरवाइज मोर ओवर द यूज़ ऑफ डेलीगेशन डिसेंट इज हाई एडवोकेट दिस। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर ज़्यादा होएगा हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल ज़्यादा है,
तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एरर्स भी आ सकते हैं, प्लस जो आपके फर्दर जो है सुपरविजन कॉस्ट भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है हमारी फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जो फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली कि कैसे हमारी मैनेजमेंट होनी चाहिए। सबसे पहला कौन सा है, एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। इंडिविजुअल डिफर इन वेरियस क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, डिसिप्लिन। ऑब्वियसली हर मैनेजर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, डिफरेंट लीडरशिप स्किल्स होते हैं। तो अगर मैनेजर ज़्यादा कैपेबल है उस चीज़ को मतलब कि मैनेज करने के, ज़्यादा लोगों को मैनेज, तो वहाँ पे आप फ्लैट यूज़ कर सकते हो। अगर इतना कैपेबल नहीं है मैनेजर उस चीज़ को करने के लिए, तो फिर हमें ज़्यादा लेवल्स रखने पड़ते हैं। फिर आता है टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन। ये भी चीज़ें हैं कि आपके पास टाइम भी होना चाहिए। जितना आपके पास टाइम होगा आप इजीली सबको सुपरवाइज कर पाओगे, ठीक है। अगर टाइम ही कम है तो फिर आपको अलग अलग लेवल्स बनाने पड़ते हैं और ज़्यादा सुपीरियर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, सुपरवाइजर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ वर्क। When the spans are narrowed, the level of organization increase। अब कई बार काम ऐसे होते हैं कि हमें बहुत ही सुपरविजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फ्लैट होगा कि टॉल स्ट्रक्चर होएगा। फिर कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, आपके सबॉर्डिनेट्स की भी कैपेसिटी के ऊपर कई बार ऐसे होते हैं वो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, उनको सुपरविजन कम चाहिए होती है, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी सुपरविजन रखोगे। फिर आता है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं है, इतने प्रॉपर फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर दोनों इजीली है वहाँ पे अवेलेबल, तो आपका वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपके कम्युनिकेशन के ऊपर कि आपकी स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगी या स्टॉल होगी। फिर आता है कंट्रोल मैकेनिज्म। The span of control also depends upon the control mechanism being followed. Control may be followed either through personal supervision or through reporting. जो आप खुद सुपरवाइज कर सकते हो या फिर किसी से रिपोर्ट ले सकते हो, ये कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। फिर हमारा आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आपके पास एक ही अथॉरिटी, एक बंदा है वो जो सारी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको लुक आउट करता है, कि देखता है वो, और आपको एक ही पर्सन को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि हम जो अपनी अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फर्दर आगे लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कि फिर डिसेंट्रलाइज कर दिया हमने। मेनली क्या होता है कि इससे आप इजीली मैनेज कर सकते हो। और ये जो सेंट्रलाइजेशन में क्या है, वो मीन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्म अथॉरिटी टॉप लेवल्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। It is tendency aimed at centralized performance, hence it is opposite of dispersal or delegation of authority। ये opposite हैं। मैं उसके हमें delegation के dispersal you can say decentralization के opposite इसको बोलते हैं centralized, कि सब कुछ एक ही person के पास है, उसी ने सब कुछ formulate करना है, उसी ने ही strategies formulate करनी है, उसी ने decision लेना है। The two major areas of management or administration reserved with the top management in the centralized organization, hence the lower levels of the organization hierarchy have to look upward for direction advice। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या कुछ भी स्ट्रेटजीज बनानी है तो वो टॉप लेवल के पास ही होता है, तो वो ही आगे फर्दर उनको एडवाइस करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि आपने क्या करना है। फिर आता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें क्या है कि हम अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फर्दर अपने सबॉर्डिनेट्स को, फिर हम उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो इजीली उस चीज़ को मैनेज कर पाए। द टर्म डिसेंट्रलाइज इज अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। लुइस ए एलन रेफर्स टू इट एज वन ऑफ द मोस्ट confusing of the administrative technique that characterize the art and science of professional management. To quote the Pfeffer and the Sherwood, in some respect decentralization has come to a गॉस्पल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है इसका कि बहुत ही डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड जो है बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमने जब एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स होती है उसमें आर्ट और साइंस दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में हमें बहुत ध्यान से अथॉरिटी देनी पड़ती हैं ताकि वो इजीली मैनेज हो सके। फर्स्टली इट इज़ रिगार्ड एज अ वे ऑफ
लाइक टू बी अडॉप्टेड एज लीस्ट पार्शली ऑन फेथ। मतलब कि अगर हम अपना काम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप करो, तो ये चीज़ सबसे पहले क्या है, फेथ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हम डिसीजन लें कि आप उस पर फेथ करोगे तभी आप उसको बोलोगे कि वो काम वो देखें। फिर आता है सेकेंडली, इट इज़ एन आइडियलिस्टिक कंसेप्ट विद एथिकल रूट्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये चीज़ ज़्यादा है चलती, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर थर्डली, इट इज़ अ बिगिनिंग मोर डिफिकल्ट वे ऑफ लाइफ बिकॉज इट इन्वॉल्व चेंज इन बिहेवियर रनिंग काउंटर हिस्टोरिकल। थर्डली एक ये चीज़ भी है, ये डिफ़िकल्ट पार्ट भी है बिकॉज हर किसी का बिहेवियर डिफरेंट होता है, वो डिफरेंटली मैनेज करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो ये इसका पार्ट, इसका यू कैन से अप्रेजल है डिसेंट्रलाइज की। अब सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जो सेंट्रलाइज्ड में होएगा, आपकी जो हायरार्किकल लेवल है वो कम होएगा, फ्लैट होएगा, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड में जो आपका लेवल्स हैं वो ज़्यादा होंगे। और जो द मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ज़्यादा होएगी डिसेंट्रलाइजेशन, और जो सेंट्रलाइज्ड में टॉप लेवल पे होएगी। और जब डिसेंट्रलाइज्ड है वहाँ पे वो कहते हैं लेस चेकिंग इज रिक्वायर्ड ऑन डिसीजंस बिकॉज वो प्रॉपर सुपरवाइज होते हैं। यहाँ सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, मैनेज करना कई बार डिफ़िकल्ट हो सकता है सेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें दोनों चीज़ों का प्रॉपर मिक्स होना चाहिए ताकि वो ईजिली मैनेज करें। यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड के। एडवांटेज क्या है? सीनियर मैनेजर एंजॉय ग्रेट कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है? सीनियर मैनेजर्स हैव टाइम टू कंसंट्रेट ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कि वो जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसके ऊपर वो एम्फोसिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज, यूज़ ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर्स कैन रिजल्ट ऑन कॉस्ट सेविंग्स। कॉस्ट हमारी कम लगती है सेंट्रलाइज्ड में, और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है कि आपका डिसीजन मेकिंग फॉर्म एम्पावरमेंट आपके वहाँ पे ज़्यादा आती है, मोटिवेशन इंक्रीज ज़्यादा होती है। फिर आते हैं हमारा डिसीजन कैन बी मेड टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ठीक है। जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हमें बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, और पूरे डिपार्टमेंट को भी। और नेक्स्ट हमारा जो डिसेंट्रलाइज में क्या है कि पीपल लोअर डाउन द चेन हैव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं आपके स्किल्स वगैरह, क्योंकि उन आगे फर्दर उनके लेस सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर मैनेजर, कि अगर उसका ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन में एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। फिर आता है एम्पावरमेंट विल बी एनेबल डिपार्टमेंट देयर एम्प्लॉयज रिस्पॉन्ड फास्टर टू चेंज। डिसेंट्रलाइज में क्या है कि इजीली वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं होते, तो वो चीज़ें उसमें एडवांटेज मिलता है। और जो सेंट्रलाइज्ड में अनसर्टेन टाइम्स में क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन अगर लीडरशिप होएगी तो सबको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और वही अगर डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होएगा, एम्पावरमेंट मेक्स ईजियर टू पीपल टू एक्सेप्ट एंड मेक सक्सेस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर डिसेंट्रलाइज्ड में ज़्यादा आता है। That's all with this chapter. I hope this is clear to you. Thank you.